हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम चैप्टर नंबर 1 क्लास 12th सीबीएसई का मैक्रो इकोनॉमिक्स को शुरू करेंगे। हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे ताकि हमारा इस वीडियो से पूरा चैप्टर कवर हो जाए। हम हर एक टॉपिक को पूरा डिटेल में पढ़ने वाले, ठीक है। हम पूरे सीरीज में ये वाला जो चैप्टर है इसका 2 पार्ट होगा। पार्ट 1 आज का क्लास है और एक और क्लास होगा पार्ट 2, जिसमें हम लोग बाकी का रिमेनिंग पोर्शन चैप्टर नंबर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का कवर करेंगे, ठीक है। हम शुरू करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स सीबीएसई क्लास 12th के बच्चों के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, क्लास 12th के लिए है, सीबीएसई का सिलेबस है, करंट लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। चैप्टर का नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हम 2 पार्ट में इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। आज का एक पार्ट होगा और एक पार्ट में इसके बाद तुम्हारे लिए अपलोड करूंगा, जिसमें हम पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे, ठीक है। अब शुरू करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक है, डाउनलोड कर लेना ताकि तुम्हें नोट्स वगैरह सब कुछ वहां से मिल जाए। और साथ में एक मोबाइल नंबर दिया गया है, उसमें व्हाट्सएप कर लेना, जिसमें कि तुम्हें सीबीएसई से रिलेटेड ग्रुप्स में ऐड कर दिया जाए, ठीक है। चलो शुरू करते हैं हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th सीबीएसई का चैप्टर नंबर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है उसको तो हम समझेंगे। चैप्टर का नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, लेकिन उसको समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि इकोनॉमी के अंदर में कितने प्रकार के सेक्टर्स होते हैं। हमारे इकोनॉमी में जनरली 4 प्रकार के सेक्टर्स होते हैं। सबसे पहला तो है हाउस होल्ड, दूसरा है फर्म, तीसरा है गवर्नमेंट और चौथा है फॉरेन। 4 सेक्टर्स हमारे यहां पर होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इन 2 सेक्टर की तो हम इसे बोलेंगे 2 सेक्टर इकोनॉमी। अगर मैं बात करूं इन 3 सेक्टर्स की तो मैं इसे बोलूंगा 3 सेक्टर इकोनॉमी। और अगर मैं ये चारों को ले लूं तो मैं इसे बोलूंगा 4 सेक्टर इकोनॉमी। तो बेसिकली 2 सेक्टर, 3 सेक्टर और 4 सेक्टर, टोटल 4 प्रकार के सेक्टर्स होते हैं। पहला हो गया हमारा हाउस होल्ड, दूसरा हो गया फर्म, तीसरा हो गया गवर्नमेंट और चौथा हो गया फॉरेन। अब जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं, जो सीबीएसई का सिलेबस है उसमें सिर्फ 2 सेक्टर्स के बारे में डिटेल में दिया गया है। 3 सेक्टर और 4 सेक्टर का सिर्फ डेफिनेशन हमें पढ़ना है और यह समझना है कि तीसरा सेक्टर और चौथा सेक्टर क्या काम आता है। हमें उसके बारे में पूरा डिटेल में नहीं जाना है। लेकिन ये जो 2 सेक्टर हैं, सेक्टर नंबर 1 एंड सेक्टर नंबर 2, जिसका नाम है हाउस होल्ड एंड फर्म, हम इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। हम सर्कुलर फ्लो भी समझेंगे उसका, और उसका लीकेज, इंजेक्शंस वगैरह के से रिलेटेड सारे टॉपिक को कवर करेंगे, सेक्टर 1 और सेक्टर 2 का, हाउस होल्ड एंड फर्म का। लेकिन 3 और 4 से रिलेटेड हम सिर्फ कुछ जरूरी टॉपिक्स को ही पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। रीजन ये हमारे सिलेबस में ही नहीं है। सीबीएसई के सिलेबस में ये दोनों टॉपिक उतना डिटेल में नहीं दिया गया, ठीक है। चलो सबसे पहले समझते हैं हाउस होल्ड क्या होता है। हाउस होल्ड कौन होता है? हम सब हाउस होल्ड के पार्ट है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब से अकाउंटिंग शुरू किए हैं तब से बिजनेस एंटिटी का एक कॉन्सेप्ट पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें हम समझते हैं कि बिजनेसमैन एंड बिजनेस आर 2 डिफरेंट पर्सन। मालिक और बिजनेस दोनों अलग अलग हैं। मालिक अलग है, बिजनेस अलग है। हम यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट को लगाते हैं, जिसमें सबसे पहला हाउस होल्ड आता है और दूसरा फर्म आता है। हाउस होल्ड मतलब हम सब हाउस होल्ड के हिस्सा हैं। हम लोग जितने भी हैं, हम सब कोई क्या है, हाउस होल्ड का हिस्सा है। हाउस होल्ड क्या होता है? हाउस होल्ड आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हाउस होल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मालिक होता है। अब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? 4 प्रकार का फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है। मैं इसको मिटा देता हूं 2 सेक्टर 3 सेक्टर को, ताकि मैं यहां पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में लिख पाऊं। 4 प्रकार का फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है। क्या क्या 4 प्रकार का? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। ये 4 प्रकार के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है। अब ये जो चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, इसका मालिक होता है हाउस होल्ड। ये सारा बिलोंग करता है हाउस होल्ड को। हाउस होल्ड क्या करता है? ये सभी चीजों को फर्म को दे देता है ताकि वो उससे
कुछ बिजनेस कर पाए, कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर पाए, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर पाए। तो बेसिकली दी हाउस होल्ड्स आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये सारा बिलोंग करता है हाउस होल्ड को। अब ये तो श्योर है को इकोनॉमी में कोई किसी को कोई भी चीज फ्री में नहीं देता, तो हाउस होल्ड जब फर्म को देगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसके बदले में कुछ ना कुछ तो लेगा भी। तो वो क्या करता है, फर्म से इसके बदले में पैसा ले लेता है। लैंड के बदले में वो रेंट ले लेगा, लैंड के बदले में रेंट ले लेगा, लेबर के बदले में वेजेस एंड सैलरीज ले लेगा, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट ले लेगा। और एंटरप्राइज का मतलब एंटरप्रेन्योर कौन होता है, एंटरप्रेन्योर वो इंसान होता है जो किसी भी बिजनेस का रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों को बिलोंग लेता है। मतलब ये ऐसा नहीं कि खाली प्रॉफिट ले रहा है, रिस्क भी ले रहा है और रिवॉर्ड भी है। अगर लॉस होगा तो भी वही फंसेगा, प्रॉफिट होगा तो मजा भी वही करेगा। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड जो दोनों को लेता है वो होता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर को हम क्या दे देते हैं, प्रॉफिट दे देते हैं। ठीक है, तो रेंट, वेजेस एंड सैलरी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये चार हम किससे लेते हैं, फर्म देता है हाउस होल्ड को। हम आगे जाकर और भी डिटेल में समझेंगे। अच्छा, अब हाउस होल्ड का क्या सिर्फ एक ही काम है, हाउस होल्ड्स आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? बस हाउस होल्ड का एक और काम भी है, वो क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को। जो फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर करेगा, फर्म, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, चारों लिया है किससे, हाउस होल्ड से। इसको लेके करेगा क्या, इसको लेकर गुड्स एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चर करेगा। जब वो गुड्स एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चर करेगा तो इन गुड्स एंड सर्विसेज को, मान लो ये गुड्स है, इसको कौन कंज्यूम करेगा, इसको कंज्यूम करने के लिए भी तो कोई इंसान चाहिए। वो अगेन कौन कंज्यूम करेगा इसको, अगेन हाउस होल्ड कंज्यूम करेगा, और उसके बदले में फर्म को वो पैसा दे देगा। हम आगे जाकर पूरे डिटेल में समझेंगे कि किस तरीके से ये पूरा कॉन्सेप्ट काम करता है। ठीक है, अभी के लिए मेरे हिसाब से ये तो समझ में आ गया है कि हाउस होल्ड क्या करता है और फर्म क्या करता है ना। हाउस होल्ड का काम क्या है, हाउस होल्ड्स आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कंज्यूमर ऑफ goods and services. Households are the owners of factors of production and consumers of goods and services. Clear है? फर्म का काम क्या है, फर्म हाउस होल्ड से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेता है, लेने के बाद उससे को यूज करके मैन्युफैक्चरिंग करता है, मैन्युफैक्चरिंग करके गुड्स एंड सर्विसेज को अगेन बेच देता है, किसको, हाउस होल्ड को। फर्म प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल्स देम टू द हाउस होल्ड। फर्म गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर करके अगेन किसको बेच देता है, हाउस होल्ड को बेच देता है। तो बेसिकली हाउस होल्ड का काम है कि वो मालिक है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के और गुड्स एंड सर्विसेज को वो कंज्यूम करता है। फर्म का काम है गुड्स एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चर करना और हाउस होल्ड को बेच देना। ठीक है, उसके बाद तीसरा सेक्टर जो आता है गवर्नमेंट। तुम बताओ गवर्नमेंट क्या करता है? सर गवर्नमेंट तो कुछ भी नहीं करता, गवर्नमेंट करता है ना कुछ कुछ काम करता है। गवर्नमेंट जैसे बहुत इंपॉर्टेंट काम, हमसे टैक्सेस ले लेता है। गवर्नमेंट कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम फर्म्स एंड हाउस होल्ड एंड गिव्स मेनी सब्सिडीज, हमको बहुत प्रकार का सब्सिडीज देता है और गुड्स एंड सर्विसेज हम लोगों को देता है। क्या तुम्हें कभी कोई सब्सिडी मिला है? हर रोज मिलता है सब्सिडी। जैसे कि बहुत सारे कॉमोडिटीज पर गवर्नमेंट का सब्सिडी होता है। एलपीजी सिलेंडर की बात करें, एलपीजी सिलेंडर का प्राइस बहुत हाई होता है, 1100 ऐसा कुछ होता है, उसमें गवर्नमेंट हम लोगों को 300-400 रुपए का सब्सिडी दे देता है। तो गवर्नमेंट का काम है लोगों से टैक्सेस कलेक्ट करना। हम लोगों से टैक्स कलेक्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो डायरेक्टली हम लोग हमारे इनकम के ऊपर पे करते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो हम किसी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस में इंक्लूडेड रहता है। हम जब कोई गुड्स एंड सर्विस खरीदते हैं उसके साथ हम लोग गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। तो टैक्सेस गवर्नमेंट हमसे कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करने के बाद हमको सब्सिडी दे देता है, गुड्स एंड सर्विसेज हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। क्लियर है बात? तो गवर्नमेंट का काम तो ये है। इसके बाद जो तीसरा काम आएगा वो आएगा फॉरेन का। फॉरेन क्या करेगा? फॉरेन का काम है कि वो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट करेगा एंड गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट करेगा। इंपोर्ट करना एंड एक्सपोर्ट करना दोनों काम आ जाता है हमारे फॉरेन सेक्टर के अंडर में। तो टोटल 4 प्रकार का सेक्टर्स हो गया। पहला तो हाउस होल्ड हो गया, दूसरा फर्म हो गया, तीसरा गवर्नमेंट हो गया और चौथा फॉरेन हो गया। चारों समझ में आ गया है चारों प्रकार के सेक्टर्स के बारे में। अब आते हैं इसके बाद हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है देखो ध्यान से समझना। ये हाउस होल्ड है,
ये हाउस होल्ड है और ये है फर्म। ठीक है, हाउस होल्ड फर्म को क्या देता है सर, आप अभी बताए थे हाउस होल्ड फर्म को दे देता है फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज, क्या क्या फैक्टर सर्विसेज होते हैं? 4 प्रकार के सर फैक्टर सर्विसेज होते हैं। क्या क्या? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। कौन किसको देता है? हाउस होल्ड दे देता है फर्म को। अब फर्म इसके बदले में क्या देगा हमें? फर्म इसके बदले में हमें पैसा देगा। क्या, कौन सा पैसा देगा? फर्म इसके बदले में हमें पेमेंट देगा, फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट्स। अब ये फैक्टर पेमेंट क्या क्या होगा? लैंड के बदले में रेंट देगा। 4 चीज लिया था ना हमसे, अब वो चारों चीजों के बदले में कुछ ना कुछ लेगा। लैंड के बदले में रेंट ले लेगा, लेबर के बदले में वेजेस एंड सैलरीज ले लेगा, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट ले लेगा, और आखिरी एंटरप्राइज के बदले में प्रॉफिट ले लेगा। तो ये जो 4 चीज हम देंगे फर्म को, फर्म उसके बदले में हमको क्या दे देगा? पेमेंट दे देगा। लैंड के बदले में रेंट, लेबर के बदले में वेजेस, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट और एंटरप्राइज के बदले में प्रॉफिट। तो इस तरीके से ये ट्रांजैक्शन होता है। अब हाउस होल्ड क्या किया है? फैक्टर सर्विसेज दिया है, फर्म उसके बदले में पैसा दिया। पैसा किसके पास है? ये बहुत सारा पैसा किसके पास पड़ा हुआ है? ये हाउस होल्ड के पास पड़ा हुआ है। और फर्म क्या किया? फर्म मैन्युफैक्चर कर लिया गुड्स एंड सर्विसेज को, गुड्स एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चर कर लिया। जब फर्म गुड्स एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चर कर लिया तो ये गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कौन करेगा? हाउस होल्ड। हाउस होल्ड मतलब 140 करोड़ जनता जो हमारे इंडिया के अंदर में है, जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज होता है इसको कंज्यूम कौन करता है? इसको कंज्यूम करेगा हाउस होल्ड अगेन। ठीक है, तो अगेन इसको हाउस होल्ड कंज्यूम करने के लिए आ जाएगा, हाउस होल्ड इसको कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो फर्म हाउस होल्ड को क्या दे देगा? गुड्स एंड सर्विसेज। क्या वो ये फ्री में दे देगा? नहीं सर। क्यों फ्री में नहीं देगा? क्योंकि क्या पहले हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर सर्विसेज फ्री में दिया था? नहीं दिया था, उसके बदले में पैसा लिया था। तो अब फर्म जब गुड्स एंड सर्विसेज देगा वो भी उसके बदले में क्या लेगा? पैसा ले लेगा, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये हमारा जो पूरा ट्रांजैक्शन होता है, ये पूरे ट्रांजैक्शन को हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, अब ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है इसमें 3 फेजेस होते हैं। कौन कौन से 3 फेजेस? सबसे पहले जब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा, ठीक है, इसको हम जनरेशन फेज बोलते हैं। ठीक है, हम इसके बाद में आएंगे यहां पर। ठीक है, ये तो डेफिनेशन है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का। उससे पहले हम यहां पर एक टॉपिक है, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले जो आता है वो आता है जनरेशन फेज, जिसको हम प्रोडक्शन फेज के नाम से भी जानते हैं। जब गुड्स एंड सर्विसेज फर्म प्रोड्यूस करता है तब इनकम का जनरेशन होता है, तब लोगों का सैलरी ड्यू होता है। मान लो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, देखो इस इमेज में देखो, ये जो आदमी है, ये जो औरत है, ये लोग जो काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन हो रहा है इनके वजह से। जब इनके वजह से प्रोडक्शन होगा तो तुम्हें नहीं लगता इनका वेजेस एंड सैलरी ड्यू होगा? इनको वेजेस एंड सैलरी मिलना चाहिए। तो वहां पर जब भी प्रोडक्शन होगा तो वहां पर इनकम का जनरेशन होगा। मतलब जो काम करेंगे उनको वेजेस एंड सैलरी मिलेगा, जो बिल्डिंग यूज होगा उसका रेंट ड्यू होगा, जो पैसा यूज होगा उसके बदले में कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट मिलेगा। इस तरीके से जो भी काम होगा वहां पर इनकम का जनरेशन होगा। जब इनकम का जनरेशन हो जाएगा उसके बाद आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज क्या होता है? अब मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज को बेचा जाएगा। ये तो तब का बात है ना जब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ था। प्रोड्यूस होने के बाद गुड्स एंड सर्विसेज कौन खरीदेगा? हाउस होल्ड खरीदेंगे। जब गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड खरीदेंगे तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा? इनकम होगा। जब मार्केट में सामान बिकता है
तो दुकानदार का इनकम होता है, फैक्ट्री के मालिक का इनकम होता है। तो इस वजह से इस फेज को हम बोलते हैं इनकम फेज, या फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी बोलते हैं, क्योंकि जब इनकम होगा, जब दुकानदार को गुड्स एंड सर्विसेज बेचकर पैसा मिलेगा, तो वो उस पैसे का क्या करेगा, वो उस पैसे से सबका पेमेंट करेगा, वेजेस एंड सैलरी को, मतलब लेबर को वेजेस एंड सैलरी देगा, बिल्डिंग का जिससे बिल्डिंग लिया था उसको रेंट दे देगा, जिससे कैपिटल लाया था उसको इंटरेस्ट दे देगा। इस तरीके से सबको उसका पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज, या फिर हम बोलेंगे इसको इनकम फेज, क्योंकि यहाँ पे सभी का इनकम हो रहा है। एक तो सामान गुड्स एंड सर्विसेज बिक रहा है तो फैक्ट्री वाले का इनकम हो रहा है, और जब वो पैसा लेबर को दे रहा है तो लेबर का भी वहां पर इनकम हो रहा है, मालिक को दे रहा है जो जिसका बिल्डिंग यूज किया तो उसका रेंटल इनकम हो रहा है, अगर बैंक वाले को इंटरेस्ट दे रहा है तो बैंक का इंटरेस्ट इनकम हो रहा है, तो यहाँ पर सभी का इनकम होता है। तो इसको हम लोग इनकम फेज या फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी बोलते हैं। और उसके बाद तीसरा आता है डिस्पोजिशन फेज। अब जो लोगों को पैसा मिला था, ये जो वर्कर है, इसको काम करके जब पैसा मिल गया, जब उसका इनकम का जनरेशन हुआ, इनकम का जनरेशन होने के बाद इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो उसको उसका पैसा मिल गया। जब उसको उसका पैसा मिल गया तो वो अब क्या करेगा, वो अब एक्सपेंडिचर करेगा, वो घर जाएगा, घूमते फिरते अपने बच्चों को घुमाने लेकर जाएगा, वो कहीं पर मान लो खाने जाएगा रेस्टोरेंट में, या वो घर का सामान खरीदेगा, राशन खरीदेगा, इस प्रकार का वेरियस काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर वो फिर से करेगा। मतलब वो मार्केट में जाकर गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदेगा। जब वो मार्केट में जाकर गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदेगा तो वो अपना पैसा को क्या कर रहा है, डिस्पोज कर रहा है, डिस्पोज कर रहा है। तो डिस्पोज कर रहा है मतलब वो खर्च कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है, इसीलिए हम इसको एक्सपेंडिचर फेज के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले इकोनॉमी में जनरेशन ऑफ इनकम होता है, जनरेशन ऑफ इनकम लीड्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम लीड्स टू डिस्पोजिशन ऑफ इनकम, एंड डिस्पोजिशन अगेन लीड्स टू जनरेशन। या फिर हम बात करें, सबसे पहले प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन के वजह से इनकम होता है, इनकम के वजह से एक्सपेंडिचर हो रहा है, एक्सपेंडिचर की वजह से अगेन मार्केट में प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है। बात समझ में आया? तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो सर्कल है, इसको हम पूरा बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आते हैं डेफिनेशन के अंदर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का। मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इट रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। हम इनकम का जनरेशन करेंगे इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो सबसे पहला काम क्या हो गया, जनरेशन ऑफ इनकम, ठीक है। इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग, सेकेंड काम हो गया डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउसहोल्ड टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो तीसरा काम हो गया हमारा एक्सपेंडिचर। तो तीन प्रकार का फेजेस, पहला जनरेशन ऑफ इनकम होता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, एंड फाइनली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय देम। तो तीनों काम को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बेसिकली क्या होता है सर, बेसिकली सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में तीन फेजेस होते हैं। पहला तो इनकम का जनरेशन होगा, इनकम का जनरेशन होने के बाद हम इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद हम अब एक्सपेंडिचर फेज में चले जाएंगे, जिसको हम डिस्पोजिशन फेज के नाम से भी जानते हैं। तो ये पूरे प्रोसेस को हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं, डेफिनेशन हमारा हो गया है, ठीक है। ये वाले को पूरा समझ लिए हैं, इसको कॉपी में बना लेना जहां बनाना है, ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। साथ में चारों सेक्टर्स के बारे में एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, तो चारों सेक्टर्स के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। चलते हैं आगे थोड़ा, ये हो गया है, ठीक है, तीनों फेजेस। अब आते हैं फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। आज के लिए हमारा आखिरी पॉइंट है ये, तीनों फेजेस के बारे में जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन ऑल द थ्री फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तब क्या करोगे, तब डायग्राम बना दोगे। कौन सा डायग्राम बनाना है, ये वाला डायग्राम बना देना है, ठीक है। तीनों फेजेस को समझा लिख देना है, और उसके बाद तीनों फेजेस के बारे में हम यहाँ पर समझाएंगे। सबसे पहला होता है इनकम का जनरेशन फेज। जनरेशन फेज में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है, इसको हम प्रोडक्शन फेज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इन दिस फेज फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज
विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज कहां से लाया? फैक्टर सर्विसेज वो हाउस होल्ड से लाया। कौन सा फैक्टर सर्विसेज होता है? 4 प्रकार का फैक्टर सर्विसेज होता है। क्या क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। तो चारों फैक्टर्स और सर्विसेज को यूज करके हम क्या करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद जो सेकेंड फेज हमारा होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या होगा? दिस फेज इन्वॉल्व्स फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम। अब हम जो फैक्टर सर्विसेज लेकर आए थे उनको उनका पैसा देंगे। मतलब लैंड के बदले में हम रेंट दे देंगे, लेबर के बदले में हम वेजेस दे देंगे, कैपिटल के बदले में हम इंटरेस्ट दे देंगे और एंटरप्राइज के बदले में हम प्रॉफिट दे देंगे। फ्रॉम फर्म टू द हाउस होल्ड। क्लियर है बात? तीसरा फेज और आखिरी फेज होता है हमारा डिस्पोजिशन फेज। डिस्पोजिशन फेज में हम क्या करते हैं? इन दिस फेज द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब जो पैसा इनको मिला था, जो वर्कर को उसका सैलरी मिला था, जो घर के मालिक को उसका रेंट मिला था, जो बैंक को उसका इंटरेस्ट मिला था, वो लोग क्या करेंगे? अपने जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिनको पैसा मिला है, इट स्पेंड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। वो लोग फिर से गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में जाकर खरीदेंगे, जिसको हम डिस्पोजिशन फेज या फिर एक्सपेंडिचर फेज के नाम से भी जानते हैं। तो ये 3 प्रकार का फेजेस होता है। ये तीनों फेजेस के बारे में एग्जाम्स में लिखकर तुम्हें आना पड़ेगा। क्लियर है बात? मेरे हिसाब से यहां तक टॉपिक सभी को क्लियर है। ठीक है, चलो आज के लिए हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। इसके बाद का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम पूरे इस यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।